अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने इस चैनल एसके एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अज़ीज़ तलबा, आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं ये है नज़्म। ये टॉपिक क्या है? नज़्म। अब आपको ये बताना ज़रूरी है कि नज़्म का टॉपिक क्यों लिया गया है और नज़्म के बारे में क्या बताना आपको ज़रूरी है। ये सब बातें मैं आपको समझाता हूँ। एग्ज़ाम में इम्तिहान में सवाल आता है कि मंदरजा वाला असनाफ़ में से किसी एक सिन्फ पर मुख्तसर नोट लिखिए। ठीक है, नसरी असनाफ़ भी आ सकती है और नज़्म असनाफ़ भी आ सकती है। तो उसमें क्या होता है, नसरी में तो इंशाइया हो सकते हैं, रिपोर्टेज हो सकता है, ठीक है, दास्तान हो सकती है, अफसाने हो सकते हैं। तो किसी भी एक सिन्फ पर आपको क्या होता है, मुख्तसर नोट लिखना होता है। और नज़्म वाले असनाफ़ में नज़्म हो सकती है, गज़ल हो सकती है, मरसिया हो सकता है, ठीक है, कसीदा हो सकता है, मसनवी हो सकता है। कोई भी एक सिन्फ को लेना है और उस पर मुख्तसर नोट लिखना होता है। तो बताने वाली बात यह है कि कम से कम 4 से 5 नंबर का ये सवाल होता है। 4 से 5 नंबर का सवाल होता है और 5 नंबर में आपको पूरा मुख्तसर कहा जाता है, लेकिन आपको अच्छा खासा लंबा नोट लिखना होता है। तो मैं यहाँ पर आपको नोट पढ़कर बताऊँगा, समझाऊँगा और आपको ये भी कोशिश करवाऊँगा कि आप मेरे वीडियो को सुनकर उससे अंदाज़ा लगा लें। उस वीडियो को ही 2 बार 3 बार रिपीट कर 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 आप सुनोगे तो आपको एक बार में ही ऐसा नज़्म वाला चैप्टर हमेशा के लिए, नज़्म का जो कॉन्सेप्ट है हमेशा के लिए क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। हालांकि गज़ल होती है, मरसिया और मसनवी, कसीदा, इन सब में तो क्या औजज़े तरकीबी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, जैसे कसीदा में भी 5 होते हैं, मरसिया में 8 भी होते हैं, 9 भी होते हैं। ठीक है, तो ऐसे औजज़े तरकीबी होते हैं, सबकी अलग अलग सिफ़ात होती है, सबका अलग अलग बयान करना होता है डिटेल में। नज़्म में इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा मैटर नहीं है, बहुत ही सादा है। गज़ल में भी होता है, गज़ल में मतला होता है, मख्ता होता है, रदीफ़ काफ़िया होता है, ये सभी आपको बताने पड़ते हैं बहुत अलग डिटेल में। नज़्म में इतनी ज़्यादा पेचीदगी वाली बात नहीं है, बहुत सीधा सादा टॉपिक है। अगर आप एक बार ढंग से सुनेंगे, एक बार ढंग से सुनेंगे तो एक बार में ही आपको पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा 100%। बस आप जहन लगाकर सुनते रहिए। ठीक है, अब मैं शुरू करता हूँ आज का टॉपिक नज़्म, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि एक बार में समझाना, एक बार में समझना बहुत ही इंटरेस्टिंग काम है। आप इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि ये वीडियो ये सवाल हमेशा आता रहा है आपके लिए। ठीक है, आप इसे दोस्तों में शेयर करें और अब तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आप बेहतर से बेहतर वीडियो जल्द से जल्द हासिल कर सकें। नज़्म क्या है? ये नज़्म अरबी ज़बान का लफ्ज़ है, अरबी भाषा का लफ्ज़ है नज़्म। लुग़त में इसके मानी है लड़ी में मोती पिरोना। लुग़त यानी डिक्शनरी, शब्दकोश में इसका मतलब क्या है? लड़ी में मोती पिरोना। अरबी में नज़्म का मतलब होता है लड़ी में मोती पिरोना, इसका असल मकसद, इसका असल वर्ड का मीनिंग होता है इसका अरबी में। इसके दूसरे मानी है इंतज़ाम, तरतीब, आराइश। नज़्म का मतलब होता है इंतज़ाम, मैनेजमेंट भी होता है। तरतीब यानी किसी को ढंग देना, सिस्टमेटिक करना। आराइश यानी सजाना करना। नज़्म का मतलब ये भी होता है। ठीक है, नज़्म का और भी मतलब हुआ करते हैं, लेकिन नज़्म एक शायरी की सिन्फ मानी गई है। ठीक है, ये मजाजी मानी है और पहले मानी से बरआमद होते हैं, उससे ही रिलेट करते हैं। जैसे लुग़त में इसका मतलब दिया है लड़ी में मोती पिरोना। लड़ी में मोती पिरोना, कहीं है लड़ी में पिरोना लिखा है, कहीं पर मोती पिरोना भी लिखा है। अलग अलग जगह इसके अलग अलग हैं। कहीं पर ऐसा भी लिखा है कि नज़्म का मतलब होता है, लुग़त में मतलब है मोती पिरोना, कहीं लिखा है लड़ी में पिरोना और कहीं पे लिखा है लड़ी में मोती पिरोना। लेकिन आप इसको पूरा ढंग से याद करें, लड़ी में मोती पिरोना, ये इसका सही वर्ड का लुग़त में मीनिंग है इसका अरबिक में। ठीक है, अरबिक लैंग्वेज में, अरबी ज़बान में। और इसके और मीनिंग क्या निकलते हैं? इंतज़ाम भी निकलता है, तरतीब भी निकलता है, किसी चीज़ को इंतज़ाम करना वो भी नज़्म कहलाता है, सिस्टमेटिक ढंग से जमाना करना, सजाना, ये सब भी नज़्म ही कहलाते हैं। वो इसके मजाजी मानी है। असल वर्ड का मीनिंग क्या है? लड़ी में मोती पिरोना। अदबी इस्तिलाह के तौर पर नज़्म का लफ्ज़ 2 मानों में इस्तेमाल होता है। एक तो ये लफ्ज़ नसर की ज़िद के तौर पर बोला जाता है, यानी हर वो कलाम जो नसर ना हो नज़्म है। नज़्म का दूसरा मफ़हूम मखसूस और महदूद है। देखो, नज़्म का लुग़त में माना क्या है वो मैंने बता दिया, मजाजी माना क्या है वो बता दिया, इस्तिलाह में, बोल चाल में इसका मतलब क्या है।
नज़्म को असल में बोला कैसे जाता है, नज़्म को असल में समझा कैसे जाता है? तो उसका बहुत सीधा साधा जवाब ये है, हर वो नस्र, हर वो लेख, हर वो टॉपिक, हर वो तहरीर जो नस्र नहीं है, हर वो तहरीर जो नस्र नहीं वही नज़्म है। हर वो तहरीर जो नस्र नहीं है वही नज़्म है। हिंदी में बोले तो हर वो चीज़ जो गद्य नहीं है वही पद्य है। हर वो प्रोज जो प्रोज नहीं है वही पोइट्री है। हर वो आर्टिकल जो प्रोज नहीं है क्या है? पोइट्री है। सीधी सी बात है, जो गद्य नहीं वही तो पद्य है, जो नस्र नहीं वही नज़्म है। सीधी सीधी इसका जवाब है। या तो नस्र होता है, नज़्म होता है, दो ही तो आर्टिकल होते हैं, दो ही तो पोर्टेशन होते हैं, दो ही तो पार्टीशन होते हैं, दो ही तो भाग होते हैं, तीसरा भाग कहाँ से निकालोगे? तो जो नस्र नहीं है वही क्या है? नज़्म है। इस्तिलाह में इसको ऐसे ही बोला जाता है। और दूसरा है मफ़हूम है इसका मखसूस और महदूद। मखसूस यानी बहुत ख़ास, और महदूद यानी सीमित। क्योंकि नस्र में किसी बात को तसलसल के साथ अच्छी सिलसिलेवार और काफ़ी लंबे चौड़े विस्तृत तरीके से फैलाकर बात को बहुत लंबा चौड़ा बयान करके लिखा जाता है। ये होता है फैलाव, ठीक है, बड़े फैलाव के साथ लिखा जाता है, और नस्र होता है। नज़्म में बहुत बड़ी बात को बहुत छोटे लफ्ज़ों में, बहुत छोटे मुराद छोटे तुच्छ नहीं हो, छोटे का मतलब कम लफ्ज़ों में, बहुत कम लफ्ज़ों में, बहुत ही कम संख्याओं में, बहुत कम मिसरों में, बहुत कम पंक्तियों में उस बहुत बड़ी बात को कह देना क्या कहलाता है? नज़्म कहलाता है। उम्मीद करता हूँ बात समझ रहे हैं आप, ठीक है। नस्र में बात को बहुत फैला कर चौड़ा चौड़ा लिखा जाता है। बात को डिटेल में बहुत ज़्यादा विस्तृत तौर पर बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े तरीके से लिखा जाता है। नज़्म में ऐसा कुछ भी नहीं होता। नज़्म में बहुत बड़ी बात को भी बहुत सीमित, बहुत ज़्यादा महदूद तरीके से लिखा जाता है। इसके मुताबिक नज़्म शायरी की उस सिन्फ को कहते हैं जिसमें किसी ख़ास मौजू पर तसलसल के साथ इजहार ख्याल किया जा सके, ठीक है। नज़्म किसे कह सकते हैं? जिसमें तसलसल के साथ, किसी को आराम के साथ, सिलसिलेवार तरीके के साथ, किसी बात को मौजू के साथ, एक विषय के साथ, किसी खास टॉपिक पर, किसी खास मौजू पर, खास विषय पर क्या किया जा सके? बयान किया जा सके तसलसल के साथ, एक लय के साथ, एक रिदम के साथ बयान किया जा सके, वो क्या कहलाता है? एक राइमिंग के साथ बयान किया जाए, वो क्या कहलाता है? नज़्म कहलाती है। नज़्म आम तौर पर किसी एक मौजू से मुताल्लिक़ होती है। ख़ास सूरतों में किसी नज़्म में एक से ज़्यादा मौज़ूआत भी हो सकते हैं, लेकिन ये सब कई बुनियादी मौजू से मरबूत होते हैं। नज़्म का एक मरकज़ी ख़याल होता है जिसके गिर्द पूरी नज़्म गर्दिश करती है। उम्मीद करता हूँ ये नोट आपको ना एक बार में क्लियर हो जाएगा पूरा। मैं लास्ट में वापस रिपीट कर दूंगा सारी बातें बहुत स्पीडली, और आप एक दो बार में ही इन पॉइंट्स को, आपको पूरा पैराग्राफ लिखना ज़रूरी नहीं है, आप इसकी चंद लाइन लिखेंगे तो भी आपका काम चल जाएगा। बस वो बातें क्या होनी चाहिए, इससे रिलेट करनी चाहिए। तो यहाँ पर ये लिखा है कि नज़्म आमतौर पर किसी मौजू पर से मुतालिक होती है। नज़्म का एक मौजू होता है, एक टॉपिक होता है, एक उन्वान हुआ करता है। नज़्म का एक टॉपिक हुआ करता है, एक विषय हुआ करता है, जिसके ऊपर पूरी, जिसके इर्द गिर्द पूरी नज़्म लिखी जाती है, जिसके चारों तरफ किसी नज़्म को लिखा जाता है। जैसे आप यूँ समझ लीजिए, जैसे इकबाल की एक नज़्म है, परिंदे की फ़रियाद। परिंदे की फ़रियाद एक नाम दे दिया गया, एक टाइटल दे दिया गया। अब जो नज़्म लिखी जाएगी वो पूरी उस परिंदे की कहानी के बारे में, उसी से रिलेट करेगी। हर शेर उस नज़्म का लिखा हुआ हर अशआर उससे क्या होगा? रिलेट करेगा। उस परिंदे के बारे में पूरी बात उसमें बताई जाएगी। तो ये बात क्या कहलाएगी? नज़्म कहलाएगी। नज़्म में एक टॉपिक हुआ करता है, एक उन्वान हुआ करता है, जिसके इर्द गिर्द पूरी नज़्म को लिखा जाता है। लेकिन गज़ल के बारे में आपको पता है, गज़ल के बारे में मैं बता चुका हूँ। गज़ल का वीडियो मैंने इससे पहले अपलोड किया है, आप उसमें जाकर देख सकते हैं। गज़ल में क्या होता है? गज़ल का कोई उन्वान नहीं होता, कोई टॉपिक नहीं होता, गज़ल का कोई नाम नहीं होता। क्यों? क्योंकि गज़ल के दो मिसरों में एक एक जो शेर होता है, एक एक अशार अपने आप में क्या होता है? मुकम्मल होता है। गज़ल का हर एक अशार अपने आप में क्या होता है? मुकम्मल होता है, कंप्लीट होता है। हर अशार में अलग अलग बात कही जाती है, और ज़रूरी नहीं होता कि हर अशार दूसरे अशार से रिलेट करे, उससे संबंधित हो, उससे जॉइंट हो। एक अशार में कुछ और बात हो सकती है, दूसरे अशार में कुछ और बात हो सकती है। नज़्म में ऐसा नहीं होता। नज़्म में एक टॉपिक लिया जाता है, एक उन्वान लिया जाता है, एक विषय चुना जाता है, उस विषय के ऊपर, उस नाम के ऊपर, उस टाइटल के ऊपर ही पूरी नज़्म को लिखा जाता है। ये नज़्म के लिए बहुत ही ज़रूरी बात है। आगे देखिए, इर्तिक़ा यानी मौजू का तसलसल और फैलाव भी नज़्म की अहम ख़ुसूसियत है। इर्तिक़ा कहते हैं विकास को, डेवलपमेंट को। किसे कहते हैं? विकास को। इर्तिक़ा यानी मौजू का तसलसल और फैलाव भी नज़्म की क्या है? ख़ुसूसियत है, नज़्म की खासियत है कि नज़्म क्या होती है? बहुत फैलाव के साथ, बहुत डिटेल में लिखी जाती है।
ठीक है। गज़ल तो सिर्फ 5 अशार में या 13 अशार में या 19 अशार में ऐसे माना गया है। गज़ल 5 अशार से 19 अशार तक होती है, इससे बड़ी नज़म ज़्यादा गज़लें नहीं लिखी जाती। पर नज़म में होता है किसी टॉपिक को चुन लिया गया है, किसी टॉपिक को मुंतखब कर लिया गया है, तो पूरा डिटेल में तसलसल के साथ राइमिंग के साथ पूरी बात को क्या करेंगे, बयान करेंगे डिटेल में। ये नज़म की खासियत है। तवील नज़मों में अर्तक़ा वाज़े होता है, जबकि मुख्तसर नज़मों में ये अक्सर व बेशतर एक तासुर की शक्ल में उभरता है। देखिए यहाँ पे बताने की बात ये है, समझाने की बात ये है, तवील नज़मों में इर्तिक़ा वाज़े होता है। तवील नज़मों में, बड़ी नज़मों में, बहुत बड़ी बड़ी जो नज़में होती हैं उनमें इसका विकास पता लगता है कि नज़म कितनी गहराई से लिखी गई है। लेकिन जो छोटी नज़में हुआ करती है, जो कम अशार की नज़में हुआ करती है, वो सिर्फ़ एक मैसेज दे जाती है, पढ़ने वालों को मौसिर यानी मुतासिर कर देती है। चंद अशार से ही पढ़ने वाला क्या हो जाता है, मुतासिर हो जाता है, प्रभावित हो जाता है बहुत ज़्यादा। नज़म की इन खसूसियात की रोशनी में कहा जा सकता है कि उर्दू में गज़ल के अलावा शायरी की जितनी असनाफ़ हैं वो सब नज़म में दाखिल हैं, लेकिन अपनी अलग अलग खसूसियत की बिना पर कुछ असनाफ़ के नाम मुतअय्यन हो गए हैं, मसलन क़सीदा, मसनवी, मरसिया, रुबाई, क़तआ वग़ैरह। समझिए, इस बात को बड़ा इजीली समझ सकते हैं आप। उर्दू में जितनी भी शायरियाँ हैं, जितनी भी शायरियों की सिन्फ़ है, सभी नज़म है, अपना में सभी क्या है, नज़म है। गज़ल को छोड़कर जितनी भी सिन्फ़ है, शायरी की जितनी भी सिन्फ़ मानी गई हैं, वो सभी नज़म हैं। लेकिन सभी नज़मों को लिखने का, क्योंकि गज़ल में तो देखो नाम होता ही नहीं, गज़ल का कोई टॉपिक ही नहीं होता, गज़ल का कोई टॉपिक होता ही नहीं, कोई उन्वान होता ही नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी शायरियों की सिन्फ़ होती हैं, सभी में कोई ना कोई टॉपिक लिया जाता है, कोई ना कोई टॉपिक, कोई उन्वान लिया जाता है, इसलिए सभी क्या है, नज़म है। बस सबको लिखने का तरीका थोड़ा अलग अलग है। अब सबको लिखने का तरीका अलग अलग है, सभी को नाम भी अलग अलग दे दिया गया है। जैसे क़सीदा हो गया है, मसनवी हो गया है, मरसिया हो गया है, रुबाई हो गई है, क़तआ हो गया है, ठीक है। ये सब क्या हो गए, अलग अलग हो गए। अब इन सबको अलग अलग नाम दे दिया गया है। जैसे क़सीदा में क्या होता है, किसी की तारीफ़ बयान की जाती है, किसी राजा महाराजा के टाइम में जो राजा महाराजा की किसी अजीम शख्सियत की तारीफ़ बयान की जाती थी, उसे क़सीदा कहा जाता है। एक मसनवी होती है, मसनवी के में क्या, बहुत बड़ी बड़ी दास्तान को, कहानियों को एक राइमिंग के तौर पर, ठीक है, एक नज़म की शक्ल दे दी जाती है। बहुत बड़ी बड़ी होती है, मसनवी बहुत बड़ी होती है, इसके हर शेर में अलग लतीफ़ अलग ही काफ़िया हुआ करता है, ठीक है। और एक मरसिया होता है, मरसिया कहते हैं रोना विलाप करना, मातम मनाना। तो मरसिया भी दो तरह के होते हैं, एक शख्सी मरसिया, एक करबला वाला मरसिया, जिसमें हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की शहादत के बारे में, करबला का वाक़या बयान किया जाता है। तो वो भी नज़म ही है, मरसिया भी क्या, एक नज़म ही है, बस उसमें करबला का वाक़या पेश है, इसलिए उसे मरसिया नाम दे दिया गया। फिर होता है रुबाई में सिर्फ 4 ही मिसरे होते हैं, फिर क़ता कहते हैं टुकड़े, ठीक है, टुकड़ों में की जाए नज़म, छोटी छोटी नज़म, ये भी नज़म कहलाती है। यानी नज़म, गज़ल के अलावा उर्दू में जितनी भी शायरी की सिन्फ़ है, सभी क्या है, नज़म है। सभी का फॉर्मेट अलग अलग है, सभी का फॉर्म अलग अलग है। कोई 4 मिसरों में लिखी जाती है, कोई 5 मिसरों में लिखी जाती है, कोई 6 मिसरों में लिखी जाती है। इसलिए किसी को मुसद्दस, किसी को मुखम्मस, इन अलग अलग फॉर्म में अलग अलग टाइप से बयान किया जाता है। आगे देखिए, सिन्फ़ सुखन के लिहाज से नज़म की इस्तिलाह एक जदीद तस्वीर है, इसलिए अक्सर नज़म के लिए नज़म जदीद की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है। हासिल कलाम ये है कि नज़म के लिए ना तो हैयत की कोई क़ैद है और ना मौजू की। मौजूदा दौर में हैयत के एतबार से नज़म की 3 किस्में मुकर्रर की गई हैं। देखो, हैयत कहते हैं बनावट को, नज़म की हैयत के लिए कोई क़िस्म मुकर्रर नहीं है, कोई तय नहीं है, और ना ही इसके लिए कोई मौजू तय है कि इसमें यही चीज़ लिखी जा सकती है या यही टॉपिक लिया जा सकता है। इसमें कोई उन्वान की, कोई मौजू की कैद नहीं है। आप कोई भी मौजू नज़म में ले सकते हैं, किसी भी मौजू पर नज़म लिखी जा सकती है, कोई कैद नहीं होती। दूसरा, हैयत की बात कहें तो हैयत की भी कोई कैद नहीं है। कोई 2 मिसरों वाली भी नज़म होती है, 4 मिसरों वाली भी होती है, 6 मिसरों वाली भी होती है, 5 मिसरों वाली भी नज़म हुआ करती है, इनकी भी कोई क़ैद नहीं होती। लेकिन जदीद यानी नए दौर में जो किस्में मानी गई हैं वो हैं 3 किस्में। कितनी किस्में? 3 किस्में। मौलवी अब्दुल हक के नज़रिए से वैसे 4 मानी गई है, मौलवी अब्दुल हक ने 4 किस्में बताई, लेकिन आपके सिलेबस में, आपके अकॉर्डिंग में 3 ही किस्में बताई गई है।
एक पाबंद नज़्म, दूसरी नज़्म मुअर्रा, तीसरी आज़ाद नज़्म। ये 3 नज़्म आपके बताई गई हैं। चौथी होती है नसरी नज़्म, जो आपके इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। इसमें सिलेबस में आपका नहीं बताएगा 12th क्लास में, वैसे होती 4 है पर आपको बताया सिर्फ 3 है कि आपको सिर्फ 3 ही याद रखनी है। एग्ज़ाम आपको 3 ही याद रखनी है, 12th क्लास को 3 ही याद रखनी है। 10th क्लास में उससे नीचे वाली क्लास में 4 बताई गई है। एक एक करके मैं आपको बताता चलता हूँ सभी नज़्म में खासियतें क्या है, अलग अलग पहचान क्या है सबकी। पहली है पाबंद नज़्म। क्या है पाबंद नज़्म? नाम से ही पाबंद है। पाबंद मतलब कैद है, पाबंद मतलब कैद है। किसकी कैद है? देखिए, ऐसी नज़्म जिसमें बहर के इस्तेमाल और काफ़ियों की तरकीब में मुकर्ररा उसूलों की पाबंदी की गई हो, पाबंद नज़्म कहलाती है। मुरब्बा, मुखम्मस, मुसद्दस, तरकीब बंद और तरजीह बंद, गीत वगैरह भी पाबंद नज़्म की ही मुख्तलिफ़ किस्में हैं, ठीक है। पाबंद नज़्म में क्या होता है? काफ़िए की और बहर की पाबंदी होती है। काफ़िए की बहर की क्या होती है? पाबंदी होती है। फिर वो कोई भी हो सकती है। मुरब्बा कहते हैं रुबाई को कहा जाता है वैसे, ठीक है। मुरब्बा यानी 2 मिसरों वाली, मुरब्बा 2 मिसरों वाली, मुखम्मस, मुसद्दस, ठीक है, ये सब 5 मिसरों वाली, 6 मिसरों वाली, ये जो नज़में हुआ करती है, गीत हुआ करते हैं, मरसिए, कसीदा, ये सब क्या हैं? ये सब किसी बहर के साथ सेट होती है, ये किसी बहर में फ़िक्स होती है। इनमें बहर के इस्तेमाल क्या होते हैं? फ़िक्स होते हैं, इसलिए पाबंद होते हैं। काफ़िए पाबंद होते हैं, इसलिए इसे पाबंद नज़्म कहा जाता है, ठीक है। अगली है नज़्म मुअर्रा। नज़्म मुअर्रा ऐसी नज़्म जिसके तमाम मिसरे वज़न के लिहाज से बराबर हों मगर काफ़िया ना हो, नज़्म मुअर्रा कहलाती है। वो नज़्म जो काफ़ी, जिसकी सेंटेंस, जिसकी लाइनिंग, जिसके मिसरे तो हम वज़न हो, मिसरे छोटे बड़े नहीं होते हैं, सारे मिसरे क्या होते हैं? बराबर ही होते हैं, पढ़ने में बराबर लगते हैं, बहुत छोटे बड़े नहीं होते हैं, लेकिन काफ़िए की बहर की कोई पाबंदी नहीं होती। तो ऐसी नज़्म को क्या कहा जाता है? नज़्म मुअर्रा, ठीक है। आपको समझना बहुत आसान है। नज़्म की 3 किस्में हैं, नज़्म पाबंद, नज़्म मुअर्रा और नज़्म आज़ाद नज़्म, ठीक है। पाबंद में काफ़िया और बहर की पाबंदी होती है, इसलिए पाबंद नज़्म कहा जाता है। और नज़्म मुअर्रा में हम वज़न होते हैं, बराबर साइज़ के होते हैं, वज़न बराबर होता है, मिसरे छोटे बड़े नहीं होते हैं, सभी एक समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, लेकिन काफ़िए की बहर की कोई कैद नहीं होती, इसलिए इसे नज़्म मुअर्रा कहते हैं। अगली देखें, तीसरी है आज़ाद नज़्म। तीसरी है आज़ाद नज़्म। ऐसी नज़्म जिसमें ना तो काफ़िए की पाबंदी की गई हो और ना बहर के इस्तेमाल में मुरव्विज उसूलों का लिहाज रखा गया हो, बल्कि मिसरे छोटे बड़े हों, आज़ाद नज़्म कहलाती है। पहले पढ़ देता हूँ, परीक्षा समझा दूंगा। अंग्रेज़ी में आज़ाद नज़्म के लिए फ्री वर्स की इस्तिलाह राइज है। उर्दू में आज़ाद नज़्म का रिवाज अंग्रेज़ी नज़्म की तक़लीद के बाअस हुआ। 19वीं सदी के अवाखिर में जब हिंदुस्तान में अंग्रेज़ों का अमल दखल बढ़ा और अंग्रेज़ी ज़बान और अदब के असरात फैलने लगे, तो उनके नतीजे में आज़ाद नज़्म का चलन भी उर्दू में आम हुआ। रिवायत की पासदारी करने वालों ने उर्दू में आज़ाद नज़्म की कबूलियत करना पसंदीदगी की नज़र से देखा, लेकिन रफ्ता रफ्ता आज़ाद नज़्म ने हमारी अदबी तारीख़ में अपनी मुस्तकिल जगह बना ली। इन दिनों नज़्म मुअर्रा और आज़ाद नज़्म के साथ साथ नसरी नज़्म भी उर्दू में आम होती जा रही है, जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि नसरी नज़्म भी शुरू होती जा रही है। नसरी नज़्म भी लिखी जाती है, पर इसको इतना सिन्फ में शुमार नहीं किया गया है, ठीक है। आज़ाद नज़्म में क्या होता है? ना तो इसमें काफ़िए की पाबंदी है, ना कोई बहर की पाबंदी है, बल्कि इसमें मिसरे भी छोटे बड़े होते हैं। मिसरे भी कैसे होते हैं? छोटे बड़े होते हैं। एक मिसरा बड़ा है, एक मिसरा छोटा है, एक मिसरा बड़ा, एक मिसरा छोटा, कोई मिसरा कैसा, कोई मिसरा कैसा। ना कोई बहर है, ना कोई राइमिंग है, ना कोई उनमें बहर, ना कोई रदीफ़ की पाबंदी, ना काफ़ी की पाबंदी, कुछ भी नहीं है। उसे कहा जाता है आज़ाद नज़्म, जो हर तरह से आज़ाद है। पूरा फ्री वर्स कहा जाता है, इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फ्री वर्स। ये हर तरह फ्री, हर तरह आज़ाद है, और पाबंद हर तरह से पाबंद है। आज़ाद हर तरह से आज़ाद है, रदीफ़ की, काफ़िए की, बहर की, किसी की भी इसमें क्या पाबंदी नहीं होती, इसलिए इसे आज़ाद नज़्म कहा जाता है। आजकल नसरी नज़्म भी स्टार्टिंग में है। नसरी नज़्म कुछ नहीं होता, मतलब उसमें यूँ समझिए नसर ही लिखा जा रहा है, बस लाइनिंग को ना
टुकड़े कर 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 के नीचे एक उतार दिए। कोई कंटिन्यू कोई नस्र नहीं लिखा जा रहा, कोई आर्टिकल लिखा जा रहा है, कोई चैप्टर लिखा जा रहा है, कोई पैसेज लिखा जा रहा है, ऐसी एज इट इज़ लिखा जाता है, वो नस्र नज़्म होती है। आजकल ये भी स्टार्टिंग हो गई है, आजकल ये भी रिवाज में आती जा रही है। अगर आपसे एग्ज़ाम में आ जाए नज़्म के ऊपर मुख्तसर नोट लिखिए, उम्मीद करता हूँ आप लिख लोगे, बड़ी इजीली लिख लोगे। नज़्म का लग़वी माना होता है लड़ी में मोती पिरोना। ये अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। किसका लफ्ज़ है? अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। लड़ी में मोती पिरोना इसका मतलब होता है, इसका मतलब निज़ामत करना भी होता है, तरतीब भी होता है, मैनेजमेंट भी हो सकता है, सिस्टमेटिक भी हो सकता है। ये सब बातें आपको बतानी है, ठीक है। और आगे नज़्म के बारे में बताना। नज़्म की 3 किस्में मानी गई हैं, जिसमें नज़्म मुअर्रा होती है, नज़्म आज़ाद होती है, आज़ाद नज़्म होती है, और पाबंद नज़्म होती है। और तीनों के क्या क्या मतलब होता है ये सब मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को एक बार वापस रिपीट कर लें, क्योंकि 4-5 नंबर का सवाल है और बहुत ईजी टॉपिक है, बहुत ही ईजी टॉपिक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। आपको 1 नहीं 2 बार सुन लीजिएगा, पर इजी टॉपिक है, 2 बार सुनेंगे तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा और 4-5 नंबर आपके ज़ाया नहीं जाएंगे। इजीली आप इसको एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। दूसरी सिन्फ के मुकाबले, दूसरी असनाफ के मुकाबले अगर कसीदा और मरसिया दे दिया जाए तो आपको उसके एक औजिज़ा तरकीबी भी बताने पड़ता है, बहुत डिटेल में जाकर समझाना पड़ता है। इतने डिटेल में इसको जाकर समझाने की ज़रूरत नहीं है। कसीदा में, मरसिया में मदह बताओ, रजज़ बताओ, सरापा बताओ, चेहरा बताओ, एक के बारे में डिटेल में बताओ, दुआ बताओ, ठीक है। इतना डिटेल में जाकर समझाना बहुत काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है। नज़्म वाला अगर टॉपिक्स में आ जाता है, ये इसमें चुना जाता है, तो बहुत ही ईजी रहेगा आपके लिए। इसलिए मैं चाहता हूँ आपको इसको अच्छी तरह से याद रखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, थाप कर कमेंट करें, बहुत सारे कमेंट करें। कमेंट की बहुत ज़्यादा मैं ज़रूरत महसूस करता हूँ। मुझे लगना चाहिए कि आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से, खुशी से सुन रहे हैं और आपको ज़रूर ये वीडियो पसंद आया है और आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ है। तो कमेंट में अगर इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो आप मुझसे ज़रूर पूछें, मैं हमेशा आपके जवाबों के लिए तैयार रहता हूँ। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में बहुत सारी नज़्म लेकर जो आपके सिलेबस में शामिल है। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, खुदा हाफ़िज़।